तो आज हम फर्श से लेके फ्लोरिंग तक के मास्टर हाफिज़ भाई से मिलेंगे। हाफिज़ भाई, आप बहेड़ी के रहने वाले हैं, तकरीबन मेरे गांव के पास के ही। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि बहेड़ी से आप एएमयू होते हुए और दिल्ली होते हुए, अब आपका ज़्यादातर काम दुबई में है और इंडिया में भी है, तो ये कैसा सफ़र था आपका पढ़ाई से? मुझे वहाँ से समझाइए ज़रा। सफ़र तो एक्चुअली क्या होता है, सफ़र आपके माइंड में पहले से बना होता है। आपकी अपनी की इमेजिनेशन होती है, फिर एक एम होता है, फिर उस पर आपका सफ़र चलता है, उसके इर्द गिर्द चलता है। और कभी कभी आप थोड़े से डाइवर्ट होते हैं तो फिर आप अलाइन करते हैं अपने जो एम होता है, गोल होता है लाइफ का, तो वो जो है वो नेचर आपको उस हिसाब से ले जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ है कि बचपन में जब स्कूल में था तो फादर हमारे सिंचाई विभाग यूपी में वो थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। तो उनके साथ इंजीनियर्स वगैरह को देखा था। हमारे घर पे इंजीनियर्स वगैरह आते थे तो उनकी बड़ी आवभगत होती थी, बड़ी इज़्ज़त उनकी होती थी। बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आप जानते हैं कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो मायने रखते हैं। तो एक माइंड में आया कि भाई इंजीनियर बनना है आगे, जबकि बहुत छोटी सी जगह थे, काफ़ी साधारण से परिवार में थे, लेकिन एक था उस टाइम में, एक बचपन में एक बीज पैदा हो गया माइंड में कि बनना है। तो वो सारी चीज़ें, सिचुएशन वैसे बनती रही। तो स्कूलिंग की वहाँ बहेड़ी से, उसके बाद उसी दौरान एंट्रेंस की तैयारी की अलीगढ़ के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो वहाँ पर के लिए एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। फिर सेकंड टाइम किया, उसकी तैयारी पूरे काफ़ी मतलब आसानी से नहीं मिला है लाइफ में, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और मिलता है ज़्यादातर, मेरे ख्याल ऐसे ही होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो उस वक्त तक तो बहेड़ी से या आपके जो गांव का एक छोटा सा एरिया था, वहाँ से ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग करने, आप शायद 88-89 की बता रहे हैं। 89। तो ज़्यादा लोग उस वक्त जाते थे क्या? बहुत एस्पिरेशन थी इतनी? नहीं, पहले इतनी एजुकेशन हमारे इलाके में नहीं थी, बहुत कम थी। बहुत ज़्यादातर खेती का बहेड़ी, खेती है और फार्मिंग राइस ज़्यादा। मिल राइस है, मिल, क्योंकि अच्छा। राइस काफ़ी वहाँ का अच्छा वहाँ पे होता कहीं है। शेर भी पालते थे, मैंने सुना है। हाँ, तो मतलब कि उन्होंने शेर पाले हुए थे घर में, कुछ कहानी है ऐसी? हाँ, वो हमारे यहाँ एक्चुअली वो एरिया सारा जो है वो तराई का एरिया पहले तो कहलाता है। दूसरा, दिस वाज कनेक्टेड विद दिस जिम कॉर्बेट पार्क। Okay. ये जो आपको आगे, अभी तो वो थोड़ा सा कम हो गया है उसका, लेकिन वो सारा एक ही था। तो एक वो जो बफर जोन होती है ना, तो ये जो टाइगर वगैरह की, तो वो इलाका हमारा भी उस तरफ होता था। तो वहाँ एक चौधरी चूड़ामणि सिंह जो होते हैं वहाँ के बड़े फार्मर हैं पुराने, उन्होंने वो पाले हुए थे वहाँ पर शेर। बिकॉज उनके जो फार्म था वहाँ पर, उसमें बच्चे थे, उनको मिले, तो देन उन्होंने उसको कि बचपन में जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाता था तो ये किस्सा हर एक के जबान पे रहता था कि किच्छा में कोई चौधरी साहब हैं और उन्होंने शेर पाले हुए हैं। हाँ, वो इलाका किच्छा नहीं है, बेसिकली वो बहेड़ी का पार्ट है। हाँ, बहेड़ी बिटवीन बहेड़ी एंड किच्छा। तो किच्छा से भी करीब 7-7.5 किलोमीटर टूवर्ड्स। और अब जो बहेड़ी था आपका वो यूपी में चले गए। जी बहेड़ी। और पर पहले वो नैनीताल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, नैनीताल बहेड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी, जब तक उत्तराखंड यूपी के अंदर था। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले वो एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को बोलते हैं, तो वो नैनीताल बहेड़ी नाम से होती थी। तो उसमें ये हमारा पार्ट भी होता था। तो बहेड़ी से आप गए एएमयू में आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा 4-5 साल की जो भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग रही। वो एक्चुअली जब मैं बहेड़ी था, छोटा सा टाउन था और बड़ा साधारण बहेड़ी सा बहुत हमारा छोटा वो हुआ। था। और प्लस मैं थोड़ा काफ़ी घुलने मिलने वाला नहीं था, तो उसको कहें कि बहुत साधारण सा मैं था। बट मतलब बहेड़ी से एक जहाँ पर पूरे सारे चाचा ताऊ पूरा गांव इकट्ठा, आप उस माहौल से रहते हुए सीधा एक ऐसे अजनबियों के माहौल में चले गए। जी हाँ, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एएमयू जो है अलीगढ़, आपने सुना होगा, तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ गए, तो वहाँ पर जाकर बेसिकली खाली एजुकेशन नहीं ली, बल्कि एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। लोगों से इंटरेक्ट करना, इंटरनेशनल, क्योंकि वहाँ पर सब जगह के बच्चे होते हैं, बाहर के भी बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, और इंडिया के तो सारे पार्ट के होते ही हैं।
तो वो एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। स्ट्रगल किया रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ाई का, लोगों से डील करने का। तो वो उसने लाइफ में काफ़ी जो बहुत बड़ा जो चेंज जंप मैं कहूँ लाइफ में, वो हॉस्टल की लाइफ आप समझ सकते हैं। हॉस्टल अच्छा, एएमयू में आप हॉस्टल में हॉस्टल में रहे, रहे तो कौन सा हॉस्टल हॉस्टल था आपका? वहाँ MM हॉल होता है, MM हॉल में मैं सैफी हॉस्टल में रहता था। अच्छा अच्छा। तो आपके तो उस वक्त दोस्त वगैरह भी सब उस हॉस्टल की काफ़ी यादें रही होंगी आपके पास? हाँ, काफ़ी यादें हैं, काफ़ी लोग मिलते भी हैं, अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं जी। हैं अभी सब हाँ, टच में? टच में हैं कुछ लोग। और वहाँ से फिर आप सीधे आपकी दिल्ली आते ही जॉब लग गई? नहीं, हम अलीगढ़ में जब थे तो हमारी एजुकेशन जब कंप्लीट हुई तो हम रहते फिर भी थे वहाँ, बट वहाँ से हम MST ट्रेन में जो होती है वो बनवाई हुई थी, तो उसको जॉब ढूंढने के लिए हम आते थे। अच्छा, पर उस जमाने में कोई कैंपस सिलेक्शन जैसा नहीं था? नहीं, पहले ऐसा पहले नहीं था। पहले नहीं था। हो सकता है कुछ और कहीं पर होता हो, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। एएमयू में नहीं था। हो सकता है किसी और क्लास के लिए और कोर्स के लिए हो सकता है, बट हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है उस टाइम में उसके लिए उसमें नहीं था। तो यहाँ पे दिल्ली आके आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा रहा? दिल्ली में आपने दिल्ली में ही करा ना सिविल इंजीनियरिंग, तो दिल्ली से ही शुरू करी एज अ जॉब? जो है जॉब, हाँ, सबसे पहले मुझे जो पहली जॉब मिली थी, मैंने बताया था जैसे कि हम जो बात हो रही थी कि आपने टेरी में आपने सबसे पहले ये जो हैबिटेट सेंटर जो है, तो सबसे पहले जो मैं एज ए सिविल इंजीनियर मैंने जॉब की वो इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड दिल्ली, वहाँ मैंने की। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद, बिकॉज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था, फिर देन आई जॉइंड इरोज ग्रुप, नेहरू प्लेस, पार्क रॉयल होटल बन रहा था उस वक्त। अच्छा। तो वहाँ आई वाज एन इंजीनियर फॉर इंटीरियर, वो था। लगी मान के चलो 93 1 साल यहाँ करा, 94 वहाँ करा। फिर उसके बाद आपने बताया आप आपके जो गुरु एक जिनको आप मानते हो, मुकेश गुप्ता जी, मुकेश जो दरियागंज में, जी, उनका क्या काम था वहाँ पे? उनका कंस्ट्रक्शन केमिकल का काम था। अच्छा। हाँ, तो उसमें आई वाज ऑलमोस्ट रनिंग अ कंपनी। हाँ, वो उतना विश्वास मुझे आज भी बहुत उनसे मेरा बड़ा प्रेम है, मुकेश गुप्ता जी से। और मैं उनको अपनी इस इंडस्ट्री का, बिकॉज अभी भी मैं उसी लाइन में हूँ, और मैं उनको अपना इसका गुरु मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ा मौका दिया। मैं दो आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, बट उन्होंने मुझे बड़ा विश्वास किया मेरे ऊपर, और उन्होंने पूरी कंपनी में उनकी रन करता था। और मुझे उस दौरान काफ़ी एक हाउ टू रन अ बिज़नेस वो सीखने का उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैंने उसको निभाया, और मैंने उससे सीखा बहुत कुछ। तो ये जिसको हम फर्श बोलते हैं या फ्लोरिंग बोलते हैं, तो आपकी एक्सपर्टाइज इसमें कब से होना शुरू हुई? जी, सबसे पहले तो जो मैंने बिज़नेस जैसे जो काम किया, जैसे मैंने बताया मुकेश गुप्ता जी की कंपनी का, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन केमिकल थे, तो उसमें सिलिकॉन सीलेंट भी होते थे, वाटर प्रूफिंग भी होती थी, फ्लोरिंग भी होती थी। तो उस वक्त इंडिया में बनते थे ये वाले केमिकल्स? बहुत ज़्यादा शुरुआत थी उस वक्त, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, बहुत सारे प्रोडक्ट। उसके बाद इसी लाइन में एक क्या होता है कि एक स्पेसिफिक धीरे धीरे मेरा एक लाइन जो फ्लोरिंग वाला है, जिसको रेजिन फ्लोरिंग कहते हैं, इपॉक्सी फ्लोरिंग भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो एक जो सीमलेस फ्लोरिंग होती है, उसमें धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज़ होती रही, उसमें जो है वो क्लाइंट भी बनते रहे। तो इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं रेजिन फ्लोरिंग बोलूँ जो मैं इंडस्ट्रियल फ्लोर में देखता हूँ, इपॉक्सी फ्लोरिंग बोलूँ, या मैं डेकोरेटिव फ्लोरिंग बोलूँ, या इसको सब अलग अलग जगहों में लोग अलग अलग नाम से, या अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में कुछ अलग नाम से बोलते हैं, विलास में कुछ अलग नाम से बोलते हैं, वेयर हाउस में कुछ अलग नाम से बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लोर शॉप में इसको शायद मेरे ख्याल से आमतौर पर रेजिन फ्लोरिंग बोलते हैं। रेजिन फ्लोरिंग ज़्यादातर बोला जाता है, या उसको हम फ्लोर कोटिंग बोल सकते हैं। अच्छा। ये भी बोल सकते हैं, बट अभी क्या है कि बहुत सारी अभी फ्लोरिंग जैसे टराजो है, वो कोटिंग नहीं है, वो एक थिकर फॉर्म है, बट वो भी रेजिन से बना है। तो रेजिन हार्डनर्स होते हैं उसमें, देन यू मिक्स सम एग्रीगेट, और वो थिक होती है, तो कोटिंग भी कह सकते हैं या रेजिन फ्लोरिंग। अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट की जो फ्लोरिंग है, ये क्या कहलाएगी?
ये भी तो केमिकल ही है वो जो टराजो जो बनी जो अभी- हुई है, हाँ, अभी जो जो बनी है। अभी उन्होंने जो कारपेट को चेंज हाँ, किया कारपेट है को चेंज करा। वो टराजो कहलाती वो है। टेराजो कहलाती है, वो भी करते हो आप? बट वो हम लोग करते हैं, काफी आप लोग करते करते हैं। हाँ, वो हम यूएई में करते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो आपका काम, जैसे बात चल रही थी, आपका काम हिंदुस्तान में और दुबई में अब आपका काम काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है। इंडिया में आपके पास करीब 25-30 लोग हैं जी। जिनको आप एम्प्लॉयमेंट देते हो और आपकी टीम है, और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है तो टीम बढ़ा ली जाती है। जैसे आप कल separate आज कर अभी हम अगस्त के बिल्कुल लास्ट वीक में बात कर रहे हैं, कल तक तो आप बिल्कुल साउथ में ही थे पूरा बिजनेस के लिए, और जगहों में साइट्स वगैरह आपकी जो चल रही हैं वहाँ देखने गए हुए थे। आपने हमारे यहाँ पर भी माइक्रो सीमेंट फ्लोरिंग करी है, और जिस स्टूडियो में अभी हम बैठे हैं ये क्या फ्लोरिंग कहलाती है? इसको ये माइक्रो सीमेंट फिनिश है। अच्छा, ये माइक्रो सीमेंट फिनिश finish है। है। और जो But आपने हमारे हमने- शोरूम में करी है वो माइक्रो वो है माइक्रो कंक्रीट वो माइक्रो कंक्रीट कंक्रीट है जो वहां पर की हुई है। और इन सब में केमिकल लगता है, और ये फ्लोरिंग बड़ी स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज सीमलेस होती है, जॉइंट नहीं होता है, और एक आर्टिस्टिक होती है, और बाई हैंड यही की जाती है। मतलब ऐसे नहीं कहीं से आप फ्लोरिंग ला के फिक्स कर रहे हैं, ये यहीं क्रिएट की जाती है, यहीं बाई हैंड की जाती है। टाइल्स की तरह नहीं है कि टाइल्स लिए आपने नीचे वो लगाया और कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी, पहले हम इपॉक्सी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादातर इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, जी। और मुझे आपका जो परिचय हुआ था 2016 में, हमारे जो कॉमन मित्र हैं अजय जैन साहब, उनके थ्रू हुआ था। तो तब भी आपसे यही बात थी कि आप फ्लोरिंग करते हैं और इपॉक्सी करते हैं, जी। है ना? तो अगर मैं इपॉक्सी से बात करूं तो आजकल इपॉक्सी वेयर हाउसिंग में भी चल रही है क्या? जी, वहां पे भी काफी चल रही वेयर है, हाउस में है डस्ट प्रूफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए। डस्ट प्रूफ एनवायरनमेंट। क्योंकि वेयर हाउस में आप जानते हैं बहुत सारे सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट्स लोग स्टोरेज करते हैं, अच्छी कंपनी जिनको बड़ा मैटर करता है कि प्रोडक्ट उनका क्लीन जाए, कस्टमर के पास जाए तो साफ सुथरा जाए, और उसमें कहीं डस्ट ना हो। तो बहुत सारे लोग जो इसको समझते हैं इसकी वैल्यू, तो वो चाहते हैं कि उनका फ्लोर जो है या उनका एनवायरनमेंट है वो डस्ट प्रूफ हो, डस्ट फ्री हो, डस्ट जनरेट ना हो फ्लोर से। तो ये हमारी कोटिंग उसको डस्ट प्रूफ कर देती है, और उसके जो भी मूवमेंट होता है वहाँ पर, ट्रॉली हो, फोकलिफ्ट मूवमेंट हो, वो उससे डस्ट जनरेट नहीं होती। ये हमारी रेजिन हो गई, रेजिन। और इसके अलावा दूसरी फ्लोरिंग जो आप बता रहे हैं, जो केमिकल फ्लोरिंग जो है, ये भी केमिकल ही है बेसिकली। chemical हाँ, है। रेजिन इज व्हाट, केमिकल। केमिकल। हाँ। तो इसमें अलग अलग थिकनेस के हिसाब से होता है, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट, हाँ, हम देखते हैं कि उसकी कितनी ज़रूरत है, तो उसकी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो हम प्रोडक्ट उसको देते हैं। और जो पार्किंग लॉट में होती है वो कौन सी होती है? पार्किंग लॉट में इपॉक्सी और पॉलीयूथीन दोनों होती है। हम लोग ने भी इधर आपके ओखला फेज 3 में भी रिसेंटली एक फार्मा कंपनी है उसके लिए किया है। वो पॉलीयूरेथेन। इपॉक्सी इनसाइड की, पॉलीयूथीन जो एक्सपोज टू सन है उसमें की, उसके लिए करते हैं। रैम वगैरह में जहाँ पर सनलाइट आती है। ओके। और इसके अलावा जो आप डेकोरेटिव फ्लोरिंग बता रहे हैं वो कौन सी है? ये भी, इसको भी डेकोरेटिव भी कह सकते हैं, या जिस फ्लोर पे हम ये बैठे हुए हैं जो माइक्रो सीमेंट फिनिश है, ये भी डेकोरेटिव ही है। हाँ, डेकोरेटिव तो एक उसकी वो हो गई, एक क्वालिटी हो गई कि जो आपको फिनिश मिल रही है, बट सारी डेकोरेटिव ही हैं। तो भैड़ी से होते हुए थोड़े समय आप नैनीताल भी रहे हैं, शायद आईआर पाटा रहते थे। हाँ, नैनीताल में बचपन में रहे थे, फादर का उधर बिजनेस था, तो 2-4 साल भैड़ी रहे से थे होते हम हुए, लोग। एएमयू से होते हुए, अब आप दिल्ली या नोएडा बोलें जहाँ पर भी, यहाँ पर अब आज के दिन आप रहते हैं, और आपका मूलतः काम दुबई साइड में, क्योंकि वहाँ पे इसकी डिमांड है काफ़ी, और वहाँ पे लोग विलास में भी करवाते हैं क्या, घरों में भी? विलास में, हाँ। तो घरों में कौन सी फ्लोरिंग कराते हैं? घर में देखिए सबकी अपनी फिश होती है, जहाँ वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में जो ज़्यादा है वो है कि एक टेराजो फ्लोरिंग है जो बहुत पहले, आज से 50-100 साल पहले होती थी, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी वे में डालते थे। अभी उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आ गया है, फास्ट सेटिंग, उसमें क्रैक वगैरह नहीं आते, उन्होंने इतना थोड़ा कंट्रोल्ड वे में किया हुआ है, तो वो हम टेराजो कर रहे हैं। तो वो भी केमिकल है या सीमेंट है उसमें? उसमें रेजिन, हार्डनर एंड एग्रीगेट मिक्स करते हैं। अच्छा। और माइक्रो सीमेंट लोग बहुत कराते हैं, वहाँ बड़ा ट्रेंड है, लोग जो सस्टेनेबल काइंड ऑफ इंटीरियर है ना उस पर ज़्यादा जा रहे हैं, नॉट लाइक प्लास्टिक काइंड ऑफ फिनिश। अच्छा। हाँ, वो वहाँ पर नेचुरल लुक ज़्यादा चाह रहे हैं, तो उसमें माइक्रो सीमेंट जो होता है, और माइक्रो सीमेंट में काफ़ी कलर भी मिल जाते हैं। शेड्स डिफरेंट होते हैं।
शेड मिल सकते हैं, डिफरेंट शेड्स, बट ऐसे वो कलर नहीं होते ज़्यादा। ओके। हाँ, बिकॉज वो कलर होंगे तो फिर वही नॉर्मल प्लास्टिक टाइप की फीलिंग आएगी, तो दे डोंट वांट लाइक दैट। वो उनको चाहिए कि नेचुरल लगे। तो इसमें इन सब की लाइफ क्या रहती है, चाहे रेजिन की बात करते हैं, अगर हम माइक्रो सीमेंट की बात करते हैं, इन सब में लाइफ क्या रहती है इनकी? जी, देखिए, कोई भी हम फ्लोरिंग अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम ख्याल रखते हैं कि वो मिनिमम 10 साल तो चले। भी उससे पहले अगर उसको फिर से कराना पड़ गया, किसी को दोबारा कराना पड़ गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो मिनिमम 10 साल तक तो आदमी का सुकून हो। तो ये हम बताते हैं कि उनको आपका ये यूज़र है तो ये सिस्टम आपको लगेगा, तो ये तो मिनिमम हो गया। अब आती है जैसे टेराजो फ्लोरिंग है, या हम पीयू कंक्रीट एक करते हैं फिनिश, जो मोस्टली किचन्स में होता है, इंडस्ट्रियल किचन सीमलेस होती है। वो टेराजो 50 साल 100 साल तक उसका कुछ नहीं होता, आपको बस रेगुलर उसकी पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग कराते रहना है। या कंक्रीट जो मैं बता रहा हूँ, पीयू कंक्रीट जिसको बोलते हैं, वो आपने करा ली, वो 20-25 साल जितना पुरानी होती रहेगी उतनी और अच्छी होती रहती है वो यूजेस के बाद। ये उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो मिनिमम 10 साल तो डिज़ाइन। अब ये हमारी एज ए फ्लोरिंग, आजकल तो सारे दिल्ली में भी जो रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, या मैंने और जगहों में भी और शहरों में भी जो देखे हैं, उन सब में भी फ्लोरिंग मोर और लेस अलग टाइप की, जैसा आप बता रहे हैं इसी टाइप की फ्लोरिंग देख रहा हूँ मैं। खासकर माइक्रो सीमेंट और टेराजो यही चल रही है ज़्यादातर। अभी तो नहीं, ट्रेंड यहाँ नहीं है, इंडिया अभी में नहीं नहीं आया है ना। इंडिया में तो मुझे हार्डली एक दो ही कहीं दिखी है। यहाँ अच्छा, नहीं, trend। मैं शायद वो डिप्लोमेटिक एरिया में गया था एक रेस्टोरेंट में, वो देखी थी, जिसकी मैंने आपको फोटो भी भेजी थी। तो आप बता रहे थे कि आसपास की जितनी एम्बेसीज हैं वो सब आप ही ने करी हुई है, अमेरिकन एम्बेसी या जापानीज एम्बेसी सब आप ही ने करी हुई है। ये वहाँ हम लोग मोस्टली कोटिंग एंड वाटर प्रूफिंग का काम हमारा स्वीडन वगैरह में चलता है। सारी जो स्वीडिश एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी और जापानीज एम्बेसी। जी। और इंडस्ट्री में किस टाइप की इंडस्ट्री, या किस तरह की इंडस्ट्री, जो जापानीज लोग आ रहे हैं या कोरियन लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग इस तरह की फ्लोरिंग करवाते हैं? जी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं डस्ट क्लीननेस को लेके, तो खासकर जापानीज इंडस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि इनका प्रोडक्ट जब बनते टाइम एंड बनने के बाद जब रेडी हो तो वो शुड बी नीट एंड क्लीन। फ्लोर जो है वो वहाँ से अगर जिस फ्लोर में डस्ट जनरेट हो रही है तो वो तो नहीं बनेगा ना। और सेंसिटिव होते हैं, बड़ा माइक्रोन लेवल के होते हैं, तो कहीं पर डस्ट आ गया बीच में, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम हो सकती है और बाद में भी दिक्कत हो सकती है। तो वो दे मेंटेन ऑल दिस, उनको ज़रूरत होती है। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, शायद मे बी अराउंड करीब 92-93 की बात बता रहा हूँ। हीरो होंडा की फैक्ट्री थी गुड़गांव में, उनकी मैंने फ्लोरिंग देखी और मैं फ्लोरिंग देख के हैरान। मैंने तो मुझे वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा ये कैसी फ्लोरिंग है, ये क्यों करी? तो वो कह रहे थे कि साहब ऐसा है, ये फ्लोरिंग इसलिए करी है हमने ऐसी कि इसमें कोई फिसले ना, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री में ऑयल इतना ज़्यादा हो जाता है। अब वो शायद वो रेजिन फ्लोरिंग थी, जैसा मैं रेजिन इपॉक्सी बेस्ड है ना। तो उनके दिमाग में ऐसा था कि ये फ्लोरिंग हमारी इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑयली सरफेस, अगर ऑयल सरफेस में रहती है तो कोई फिसले ना। और अब आप अभी ये बता रहे हैं कि जापानीज लोगों की थिंकिंग ये भी है कि इसमें डस्ट कम रहे ताकि जो उनका प्रोडक्ट है उसमें कहीं से भी डस्ट ना जाए। तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा सा और अच्छा साउंड करता है कि इंडस्ट्री में हम ये इसको अफोर्ड कर सकें। लेकिन अब जब लोग आज के दिन, एक अफ्लुएंट क्लास है जो इतनी महंगी फ्लोरिंग कराता है, क्या उनके बजट में आपकी फ्लोरिंग आती है या सस्ती पड़ती है या काफ़ी महंगी, उससे भी महंगी पड़ती है? मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग 500 रुपये से 1000 रुपये तक की जो फ्लोरिंग करवाते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर वो आप फ्लोरिंग करें रेजिडेंशियल के लिए, तो वो कॉस्ट वर्सेस क्या रेशो रहती है उनकी? जी, आपके 2 सवाल हैं अभी इसमें। पहला सवाल आपने बताया कि वो इंडस्ट्री वाला, तो इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि वो स्लिपरी एंटी स्लिप तो होती है, बट उसका जो मेन मकसद होता है इंडस्ट्री में कराने का, वो एंटी स्लिप से बहुत छोटा सा पार्ट है। उसमें ज़्यादा मेन है कि वो इजी टू क्लीन हो। ओके। बिकॉज नॉर्मल कंक्रीट फ्लोरिंग होगी वो इजी टू क्लीन नहीं होगी, उसको डस्ट आप आराम से नहीं क्लीन कर सकते।
इजी टू क्लीन एंड सीमलेस, जॉइंट ना हो। हाँ। जॉइंट होएगी किसी चीज में वो तो उसमें- डर्टी रहेगा, हाँ, वो रहेगा, डस्ट तो रहेगी। सीमलेस हो, जॉइंटलेस हो हाँ। एंड इजी टू क्लीन। नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 2, जब उसमें एब्रेजन हो, यूजेज हो, तो उसमें डस्ट जनरेट ना हो, जो होता है इसमें रेजिन फ्लोरिंग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज। एक और तीसरी और है। तीसरा पॉइंट होता है कि जब शाइनी आपका फ्लोर होता है तो कम लाइट में यू फील मोर लाइट। आपकी जो लाइट है वो किल नहीं होती। तो वो जब लाइट एक प्लांट में अच्छी होगी तो एक कम लाइट, मतलब खर्चा आपका बिजली का कम हो जाएगा और क्लियर दिखेगा लोगों को, वर्कर्स वगैरह को, अच्छा एक एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। चौथा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ वाले ज़्यादा कराते हैं, अब तो इंडियन भी काफ़ी करा रहे हैं। उनके जो जापानीज़ के जो वेंडर हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी करा रहे हैं। वो उनको देख के, बिकॉज उनकी जो प्रिंसिपल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यू मस्ट हैव इपॉक्सी फ्लोर। जब हमारा प्रोडक्ट आप बनाएं तो अच्छे एनवायरनमेंट में बनाएं। चौथा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है वो HR पॉइंट है, वर्कर्स के। वर्कर्स को आप काम कराएंगे, 8-10 घंटे कोई काम कर रहा है, 12 भी घंटे काम हो सकता है, कोई ओवर टाइम कर रहा है, तो उसको एक क्लीन, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में काम करे और एक नॉट सो क्लीन वाले में करे, तो उसकी जो है वो उसका माइंड, उसका वो एक अच्छा रहेगा ना। नहीं, क्लीन एनवायरनमेंट में डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो स्ट्रेस में उसको कम फील करेगा, घर भी जाएगा तो खुश जाएगा, गुस्सा में होगा नहीं, बल्कि घर से सवेरे काम पे आना ज़्यादा पसंद करेगा। एक्चुअली। हाँ, तो वो दिस इज व्हाट उनका जो मोटो होता है। वो सब ये खर्चा करते हैं, तो ऐसे नहीं होता। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये तो मैंने आपको 4 अभी बताएं, और भी हैं कई सारे, बट ये मैंने आपको कोर बता दिए। और जो रेजिडेंशियल की जो मैं आपसे कॉस्ट की बात कर दूसरा रहा हूँ, आपने पॉइंट बताया। देखिए, रेजिडेंशियल में इंडिविजुअल्स की चॉइस है। किसी को पत्थर मार्बल अच्छा लगता है, किसी को टाइल अच्छी लगती है, किसी को विट्रीफाइड टाइल अच्छी लगती है, और किसी को कंक्रीट फिनिश भी अच्छी लगती है, किसी को रेजिन। तो इसमें वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, रही बात आपका एक सवाल था कि हाई एंड, ये मेरे ख्याल आपने कहा था, उसमें भी पहले तो चॉइस है, हर आदमी की अलग थिंकिंग होती है। अब आप रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए, मैं वाइट, तो ये आप इसमें अच्छी लग रही है वैसे आप पे ये काफ़ी, लेकिन ये आपकी आज की चॉइस थी, मेरी वाइट की। मैं तो डेज के हिसाब से पहनता हूँ। आज ट्यूसडे है तो रेड, और कल वेडनेसडे होगा तो ग्रीन। हाँ, तो मतलब ये आपको जिंदगी में, हाँ, जिंदगी में रंगीनियत रहती है। हाँ, रंग, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लग रही है आप, क्योंकि आप माशाल्लाह आप अच्छा ब्राइट कलर है आपका, तो आपके तो बहुत अच्छी लग रही है। जी जी। तो अब सबकी अपनी चॉइस है। इसी तरीके से कोई हो सकता है कुछ लोग रेड को पसंद ना करें, कुछ लोग वाइट जो मैं पहनूं उसको पसंद ना करें, तो ऐसी फ्लोरिंग में सबकी अपनी चॉइस है। रही बात प्राइस की, प्राइस ठीक है, मतलब मैंने जो जैसा बजट होगा उस हिसाब से की जा सकती है। बट अगर मैं कहूँ घर के लिए अगर बात करूँ, डेकोरेटिव की बात करूँ, डेकोरेटिव में जो सीमलेस सिस्टम होगा, जो हैंडमेड सिस्टम होगा, जो हमारा वाला है, डेफिनेटली कॉस्टली होगा। फैक्ट्री मेड नहीं है ना, यहीं बन रहा है, हाथ से बन रहा है, और जॉइंट नहीं मिल रहा है आपको। पूरा इलाका आपका जो भी जितना बड़ा फ्लोर है, लेकिन अगर मैं इटालियन में बात कर रहा हूँ, जो लोग इटालियन मार्बल लगाते हैं, अच्छा, उसके तो तकरीबन बराबर कॉस्ट आएगी। इटालियन मार्बल और हमारे सिस्टम की ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगी। बराबर आ जाएगी। हाँ हाँ, इटालियन ये है कि इटालियन में फिर भी जॉइंट होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो जॉइंट खुल जाते हैं। अरे इटालियन तो आजकल ना भरा हुआ आ रहा है सारा। अच्छा, बहुत ज़्यादा भरा हुआ आ रहा है, प्योर तो मिलता ही कहाँ है। हाँ, उसके साथ जॉइंट उसके बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, खुल जाते हैं, और वो डर्टी लगते हैं, वो काले काले थोड़े से। अब किसी को नहीं लगते, वही बात है, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। और लेकिन मेरी नज़र, चूँकि मैं फ्लोरिंग का प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे जॉइंट जो मेरे आपको जल्दी दिख जाते हैं, मेरे अपने घर में है जबकि, तो मुझे अच्छे नहीं लगते वो। तो ये है बात है। जो पहले होता था, आप तो क्योंकि बिल्कुल ही गांव के उससे आए हुए हैं और आज के दिन इतना हाईटेक काम कर रहे हैं, जिसको मैं यही, मुझे तो हिंदी का वही शब्द समझ में आता है, फर्श से फ्लोरिंग तक। तो जो पहले गांव में भी हमारे यहाँ पे पुताई होती थी मट्टी फर्श से फ्लोरिंग नहीं, बल्कि
फर्श से अर्श पे फर्श से अर्श। अर्श आई थिंक वो ज्यादा आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप एक गांव के परिवेश जो जिसको गांव में तो फर्श भी क्या होता था, एक पुताई हो जाती थी रोजाना शाम को खाना वाना बनाने के बाद में, एक गीली मिट्टी की री और वो पुताई मार दी। वो हमारे घर में मैंने बचपन में देखी हुई है आपने। हमारी मदर करती थी वो। लेकिन आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि आज की डेट में यूएई, दुबई और नॉट दुबई और आगे अगर मैं कतर और जगह की बात करूँ, वहाँ लोग उसी टाइप की फिनिश विद कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वो बना रही हैं। बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, अमेरिकन कंपनी, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, इटली की कंपनी, सारी ये बना रही हैं वो प्रोडक्ट जो फिनिश उसी टाइप की दे रहा है जो पहले वो गोबरी टाइप की जो हमारे यहाँ आती थी। वो चलन हो गया है शुरू। अच्छा। आप जाइए दुबई में, यू विल फाइंड लॉट ऑफ। हम लोग जब मैं शुरू में गया तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या किसी शायद ये तो इतना अमीर आदमी विला वाला, इसने ये क्या सीमेंट की ये फिनिश ऐसी कराई हुई है जिसमें टॉवल के मार्क आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हाथों के मार्क नहीं आते थे, वो बनाई हुई। लोग उस पे जा रहे हैं पुराने वाली चीज़ पे और पसंद कर रहे हैं, बहुत प्राइस दे रहे हैं उसका। नॉट ऑन फ्लोर, वॉल पे भी उसी तरीके की फिनिश वो। तो आप क्या वॉल भी करते हैं? वॉल हम माइक्रो सीमेंट वॉल करते हैं। माइक्रो सीमेंट और टेराजो जो होती है वो भी वर्टिकल पे भी चाहते हैं लोग, तो हम लोग वॉल पे भी टेराजो करते हैं। जो फ्लोर वाला सेम प्रोडक्ट कुछ लोग चाहते हैं कि फ्लोर और वॉल उनका एक सा हो, तो वो भी हम करते हैं। मैक्रो सीमेंट में आपकी फ्लोरिंग वॉल भी हो जाती है। आपके यहाँ की है ना? हाँ, जो हमारे यहाँ पे करी है आपने। हाँ। प्रोडक्ट। तो अभी जैसे आपने इंडस्ट्रियल में आपने ज़्यादातर काम करा है, और मैं ये मान के चलूँ कि आपने वाटर सीलेंट जो है, वाटर सीलेंट या केमिकल सीलेंट्स जो हैं, वहाँ से शुरू होते होते अब तो ये बहुत ज़्यादा अपने और अच्छी क्वालिटी में आ गई है। फ्लोरिंग का बहुत सारे मटेरियल आ गए हैं। तो ये क्या फ्लोरिंग के मटेरियल इंडिया में भी बनते हैं? इंडिया में बनते हैं, बन रहे हैं, काफ़ी बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं। अभी जो बन रहे हैं वो मोस्टली रेजिन बेस्ड बन रहे हैं। अभी सीमेंट बेस्ड यहाँ पर जो अभी जैसे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग को लेके लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट इधर इतना नहीं बन रहे हैं। लेकिन इटली में और यूरोप में कहना चाहिए, इटालियन कंपनी, बहुत सारी इटालियन कंपनी जिनके प्रोडक्ट यूएई वगैरह में आ रहे हैं, इंडिया में भी शायद उनकी कंपनियां हैं, वो उन्होंने कुछ यहाँ इंपोर्ट कर रहे होंगे वो लोग यहाँ पर। लेकिन वहाँ बड़ा कॉमन है सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट वहाँ पर उस तरफ यूरोप में। तो जो कस्टमर आपको फ्लोर देता है वो किस स्टेज में आपको फ्लोर देता है? दोनों स्टेज हो सकती है। हमें रॉ फ्लोर भी मिल सकता है, मतलब नीचे स्लैब आरसीसी हो तो हम कंक्रीट करके और सेल्फ लेवलिंग करके तो उसके ऊपर भी हम डाल सकते हैं, उसको पूरा लेवल ला के, और एफएफ लेवल कुछ फ्लोर फिनिश जो लेवल होता है उसको चेक करके उसको हम रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको ऊपर फिनिश दे देते हैं। और कुछ का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लोर होगा तो उसके ऊपर भी, जैसे आपका ये जो फ्लोर था ये एग्जिस्टिंग फ्लोर था, एग्जिस्टिंग में टाइल्स थी। हाँ, टाइल्स थी, उसको हमने उसको ट्रीट करके प्रॉपर उसके ऊपर हमारा 3-4 mm का मेरे ख्याल थिकनेस का सिस्टम इसके ऊपर कर दिया। तो एग्जिस्टिंग पे भी हो सकता है, नीचे से हमें मिलेगा तो हम अपने हिसाब से नीचे से ऊपर तक लेके चलेंगे। जो आईटी इंडस्ट्री में फ्लोरिंग चल रही है, करीब आपने देखे होंगे कि उनका तो टाइल्स बेस्ड आते हैं, वो बनाते हैं, उसके नीचे ही केबलिंग हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर से कारपेट लगा देते हैं, क्योंकि कभी कोई सेटअप चेंज करना है केबलिंग का, रेस्ड फ्लोर जो बोलते हैं। तो आपने कभी रेस्ड फ्लोर में जाने के लिए सेकंड थॉट दी है कि अब मैं इसमें आ गया हूँ तो मैं रेस्ड फ्लोर में भी जाऊँ? रेस्ड फ्लोर हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है रेस्ड फ्लोर की, बट हम लोग करते नहीं। हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं उनको हम पास कर देते हैं वो इंक्वायरी, क्योंकि वो एक अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है। अलग इंडस्ट्री। और हम अपनी इंडस्ट्री है वो उसमें काफ़ी जो हमारा अच्छा, मतलब आप इसमें संतुष्ट हो? संतुष्ट नहीं, मतलब आई एंजॉय। तो वो, और वो काफ़ी है, उसमें भी काफ़ी कुछ है करने को। तो वो दूसरी तरफ इधर उधर नहीं है अपना, बट थोड़ा मिनिमलिज्म पे ध्यान देते हैं। सही है, वो नहीं, वो प्रैक्टिस भी ठीक है। और जो आपने, मेरा जैसे भीमताल में घर है, आपने नौकुचिया ताल में बना रखा, वहीं से हमारी सात ताल में, हाँ सॉरी, 7 ताल में, हाँ, वहीं से हमारी जरा फ्रेंडशिप भी, क्योंकि लगा अब एक ही जगह के हो गए, दोनों के गांव एक हो गए। आपका 7 ताल मतलब कि मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, 5-7 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर की दूरी है। तो
आप अभी दुबई जाओगे, जैसे कल सवेरे आप फ्लाई कर जाओगे दुबई को 20 दिन के लिए, फिर दिल्ली आओगे, दिल्ली का काम देखोगे, फिर आप 5-6 दिन के लिए अपना वहाँ भी जाता हूँ, अपने होम टाउन जाता हूँ, 7 ताल वाले घर पे जाता हूँ। होम टाउन से तो आपका 7 ताल मुश्किल से 70 किलोमीटर, हाँ 70-80 किलोमीटर। 70-80 किलोमीटर। फिर आप अपने वहाँ पे 7 ताल चले जाते हैं, जी। लेक के आसपास वहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, शांति मिलती है। हाँ, मैं बहुत सारी अपनी बुक्स ले जाता हूँ जो पेंडिंग होती है, मुझे पढ़ने का शौक है, तो वो जाके वहाँ पे ही पढ़ता हूँ। वैसे तो कोशिश करता हूँ यहाँ भी टाइम मिल जाए, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ मेरा एक स्पेसिफिक एक अपना टाइम होता है, मी टाइम जिसको बोलते हैं। तो वो कोशिश करता हूँ कि वहाँ कुछ रीडिंग करूँ, फिशिंग भी कभी करूँ, माउंटेन वो जो ट्रैकिंग वगैरह करूँ, एक शौक है अपना। तो अभी हिंदुस्तान में जिस तरह से उद्योगों में, लोगों के रहन सहन में एक अपवर्डनेस आ रही है, तो अभी और कितनी आनी बाकी है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऑलरेडी इंडिया में लोगों के पास अच्छे पैसे हैं, पैसे वाले लोग हैं, और खर्चा घरों पे भी लोग खर्च कर रहे हैं, ऑफिस में खर्च कर रहे हैं। तो अपवर्डनेस तो मैं कहूँगा ये तो है, बट एक वो होती है, चॉइस होती है। आदमी की ना चॉइस थोड़ी अपग्रेड होती है, या उसको कहो मॉडिफाइड होती है। वो हर किसी की होती है, हमारी भी। आज से 10-15-20 साल पहले हो सकता है मेरी ड्रेसिंग डिफरेंट थी, मैं शूज़ डिफरेंट टाइप के पहनता था। आज मैंने थोड़ा सा और अपग्रेड किया, आपने भी। हर दिन आदमी एवरीडे कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं। तो ऐसी ही इंडिया मार्केट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, इसमें लोग की चॉइस चेंज होती है। तो आपको वो अभी होते हुए अभी पिछले कुछ 10-12 सालों में तेजी से नजर आ रही है? 10-12 साल तो नहीं, कुछ मुझे लग रहा है अभी कि अब चेंजेस, क्योंकि आफ्टर कोविड। हाँ, लोग अब क्या है कि लोग ट्रैवल इंडिया में बहुत करने लगे हैं। तो ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो ट्रैवल यूरोप में किया आपने, गल्फ में किया, या अमेरिका किया, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ देखते हैं कि जो ट्रेंड चलता है वो उस तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर लिटिल अहेड देन अस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बट अभी तो हम भी काफ़ी आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। बट वही क्या होता है कि एक पसंद होती है लोगों की, अपनी अपनी वो पसंद आती है इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट तो देखो चेंज होता है। अब 100 साल पहले जो हमारा देश था, तो ऐसे नहीं कि वो लोग अच्छे नहीं थे अच्छे, बट उस टाइम में जो माहौल था उस हिसाब से लोग पहन रहे थे, उस हिसाब से लोग घर बना रहे थे। आज जो है, जो लोग अवेयर हुए हैं, तो आज के उस हिसाब से पहन रहे हैं, घर बना रहे हैं। या तो दुबई में जैसे आपके पास 30-40 लोग आदमी काम करते हैं जी, इसमें से कितने आदमी इंडियन है और कितने आदमी कितने ट्रेंड होंगे? हमारे सारे स्किल्ड हैं। स्किल्ड? हाँ, अनस्किल्ड लोगों को हम सब कॉन्टैक्ट करते हैं। ओके। तो स्किल्ड काम सारी हमारी कोर टीम है। जो कोर टीम है आपकी 30-40 लोगों की, वो दे आर ऑल स्किल्ड है। मेरे साथ बहुत पुराने लोग हैं, 25 साल से मेरे साथ हैं, 20 साल से हैं, कुछ लोग 15 साल से हैं। तो वो मैं यहाँ से भी लेके गया हूँ, वहाँ से भी मैंने कुछ जोड़े हैं टीम में। और ठीक है, मतलब अच्छा है। और बाकी अनस्किल्ड काम हम उसको दे देते हैं। तो अभी आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान में भी रेजिडेंशियल में आप कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने की सोचेंगे? क्योंकि आप तो बड़े संतुष्ट जीव लग रहे हैं देखा जाए तो ना। हाँ, संतुष्ट तो खैर पहले भी था, लेकिन अपग्रेड तो हर दिन आपको करना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना, चेंज इज कांस्टेंट, तो वो तो है। बट ये कि जो है उस पर शुक्राना है, जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड है, वो ऊपर वाले का कर्म है कि तो आपको कई बार ऐसा खराब नहीं लगता है कि आपने फ्लोरिंग इतनी अच्छी बना दी और लोग बाग उसमें फर्नीचर रख के सारी फ्लोरिंग ढक दे रहे हैं? नहीं, देखिए, फर्नीचर तो फ्लोर पे रखा ही जाएगा। जो चीज़ फ्लोर पे रखना है वो तो रखा जाएगा। अभी आपके यहाँ भी स्टूडियो में सब कुछ रखा है, वो रखा जाएगा। हम उनको एक गाइडलाइन बताते हैं कि आपको इस तरीके का यूज़ करना है, वो बताना हमारा काम है। नहीं, मेरा तो ज़्यादातर काम कोरिया से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ उनके घर में बड़ा मिनिमलिस्टिक फर्नीचर टाइप का होता है ना। अच्छा, हो सकता है उनकी किचन भी बहुत छोटी होती होगी, क्योंकि किचन तो उनकी घर में कम ही चलती है ना, तो उस वजह से भी हो, लेकिन बहुत कम फर्नीचर होता है। खाते भी ज़मीन में बैठ कर ही एक छोटी सी टेबल ले ली, उसी में ही खा पी लिया उन्होंने।
तो हम जिस हिसाब से अपने घरों में फर्नीचर रख रख के डेकोरेशन के नाम पे उसको भर दे रहे हैं। मेरा जो घर था पुरानी दिल्ली में, उसमें आप मेरा कभी फ्लोर देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। कभी मौका लगेगा मैं आपको लेके जाऊंगा। जाएंगे। हम वहाँ पे ज़्यादातर फ्लोर में नीचे ही बैठे रहते थे, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा इतना ठंडा होता नहीं था, गर्म था। और उसी फ्लोर में नीचे, जिसे कहते हैं ना, पसरे रहना, चटाई भी कभी कभार लगाना, वो भी सर्दियों में। तो अब हमारी जो फ्लोरिंग है या फिर जो हमारा घर है, आप कहीं पर भी देखिएगा कि फ्लोरिंग में एक रहने का अपना मज़ा अलग है। कम से कम सामान के साथ रहिए, मेंटेन भी कम करना पड़ेगा जी आपका, फ्लोर भी आपको अच्छा लगेगा। एक फ्लोर है, एक दीवारें, घर हो गया। जी। सोने के लिए आपका कमरे में एक बेड हो गया। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें क्यों रखें? सही। यह सबकी अपनी अपनी सोच है। क्या क्या नहीं, आपकी जो सोच है वो बड़ी मुनासिब है। इसको मैं कहूँ, इसको मिनिमलिज्म जो आज की डेट में वर्ड जो यूज़ हम करते हैं वो है। मैं भी इसी थोड़ी सी सोच का सोच की मुझे तरफ भी हूँ। हाँ ये हूँ। लेकिन मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे कहा, सबकी अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी चॉइस है। तो जिसको जो पसंद आता है वो करते हैं। बट मैं आपकी इस पसंद को अप्रिशिएट करता हूँ। हम भी अपने घरों में, पहले पुराने जो हमारे घर हैं, उसमें हम ज़मीन में बैठ के ही खाते थे खाना। हाँ, हाँ, वो बड़ा मज़ा आता है नीचे बैठ के। अरे आनंद होता था। बहुत बहुत मज़ा आता है। अब ये मेज कुर्सी वाला जो है ना हाँ, ये सिस्टम, और डेकोरेटिव फ्लोरिंग जो अभी होने जा रही है, जैसे एयरपोर्ट में फ्लोरिंग देखी मैंने, जी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो दिल्ली एयरपोर्ट में उन्होंने कारपेट निकाल हाँ, के टर्मिनल 3 पे कारपेट हटा के जो उन्होंने टेराजो फ्लोरिंग की हुई है, वो टेराजो टेराजो है, वो रेजन हार्डनर और उसमें एग्रीगेट मिलाए हुए हैं डिफरेंट कलर के। आपने देखा होगा, स्टोन है, वो लगा के किए, इसको टेराजो बोलते हैं हम लोग। इसकी लाइफ आप बता रहे हो करीब 50-100 साल रहती है। हमसे ये तो एक बार हो गई तो थिक होती है काफ़ी। ये 12 यहाँ पर जो लगी है वो हम लोगों ने नहीं की है। हम लोग इससे ऐसी करते हैं, दुबई में हम काफ़ी कर रहे हैं इस तरीके की। तो ये करीब रेसिन बेस्ड 12 to 14 mm की डाली जाती है। माय गॉड, और उसके बाद उसकी कटिंग पॉलिशिंग करके इसको 10 to 12 फिनिश कर इतनी मोटी हो जाती है। हाँ, और ये एक स्टोन है, रेजिन के साथ है, कंट्रोल्ड है। कंट्रोल मीन्स मतलब कोई श्रिंकेज नहीं होती, बिकॉज रेजिन है तो उसमें कोई एवोपरेशन वो है नहीं, किसी तरीके का वर्ड्स नहीं बनते। तो ये चलती है, इसको कुछ साल में रेगुलर इसकी क्लीनिंग करते रहो, पॉलिश अगर और पुरानी लगे तो कुछ टाइम में ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एक बार कर दो, फिर फ्रेश हो जाएगी। तो ये तो 50 सैकड़ों साल। आपने अगर देखेंगे 100 साल पहले इस तरीके की, हमारे 50 साल पहले हमारे घरों में बहुत चलती मैं थी। आपको जो चांदनी चौक में बता रहा हूँ ना, पुरानी दिल्ली में जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ की आप फ्लोरिंग देखेंगे ऐसी ही मिलेगी आपको, और बहुत शानदार बनी हुई है, बहुत शानदार। तो इसमें अभी इस वक्त जो हमारे पास फ्लोरिंग है, और इस फ्लोरिंग में रोजाना तकरीबन दिल्ली जैसे शहर में झाड़ू लगाना पड़ता है, तो डस्ट कम से कम आए, वो कैसे हो सकता है? दिल्ली में तो बहुत डस्ट है। देखिए, इसमें 3 पॉइंट है मेरे। नंबर 1, डस्ट आना। अब डस्ट आना है तो आएगी। अगर आपके ओपनिंग है खुली हुई और बाहर का एनवायरनमेंट डस्टी है तो वो आएगी। जो डस्टी कम एनवायरनमेंट होगा वहाँ कम आएगी, ज़्यादा होगा, लेकिन डस्ट आएगी। ये तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ क्लोजिंग कर सकते हैं, एसी वगैरह चला सकते हैं, या उसको आसपास का एनवायरनमेंट को डस्टी ना हो, वो आपके हाथ में नहीं होता एवरी टाइम। एक तो वो डस्ट होती है। दूसरा पॉइंट जो मेरा है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि एक डस्ट जनरेट आपके अपने फ्लोर की होती है, ब्रेजन जब आप यूज़ करते हैं। तो वो देखना है कि आपका फ्लोर कैसा है, कहीं डस्ट तो जनरेट नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, पत्थर में टाइल में तो नहीं होती बिल्कुल, लेकिन कंक्रीट फ्लोर पुराने होते तो उसमें होती थी एब्रेजन, या कहीं इंडस्ट्री में होती है। तो अभी तो हम घर की बात कर रहे हैं। दूसरा ये डस्ट का पॉइंट होगा। तीसरा ये है कि आपका फ्लोर जो भी हो, जैसा भी हो, वो डस्ट आएगी, यू कैन नॉट स्टॉप। वो इजी टू क्लीन हो, क्लीनिंग तो होनी है। तो क्लीनिंग टाइल्स में ज़्यादा आसान है या हमारे रेजिन फ्लोर में ज़्यादा आसान है? क्लीनिंग वैसे देखिए टाइल में भी अच्छी हो जाती है। रेजिन का एक एडवांटेज ये है कि रेजिन फ्लोरिंग में जॉइंट नहीं होता। जब सीमलेस है, पूरा जॉइंट एक ही पीस है, तो वो आराम से क्लीन हो जाता है। उसके अंदर
टाइल में स्टोन के जो जॉइंट वाली फ्लोरिंग है उसमें क्या डिसएडवांटेज है कि जो स्टोन या टाइल है वो अपने आप में तो साफ आराम से हो जाता है, लेकिन जो सारी जो डर्ट है, डस्ट है, वो जॉइंट आके उसमें जाके फंस जाती है, और वो आप क्लीन करते हैं तब भी 100% जॉइंट को आप अच्छी तरह क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास जो क्लाइंट आता है इंडस्ट्रियल में, तो आप यू आर वेरी वेल नोन, एक क्लाइंट से दूसरी क्लाइंट, आपके पास जैपनीज क्लाइंट ही इतने ज़्यादा हैं कि आप उन्हीं को ही सर्व नहीं कर पाते हो, है ना। मुझे भी जब आपसे काम कराना पड़ा तो 3 महीने बाद नंबर आया, है ना। तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके पास इतने सारे रहते हैं। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हो या कोई आपसे रेजिडेंस में भी आपने जैसे काम करते हो, तो यहाँ पे क्लाइंट आपके पास इंटीरियर के थ्रू आते हैं या क्लाइंट डायरेक्टली आपके पास आता है? यहाँ जो डोमेस्टिक क्लाइंट है तो वो मोस्टली रेफरेंस से आता है, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गया मैं इस लाइन में, तो बहुत सारे लोग रेफरेंस के, आर्किटेक्ट के थ्रू, इंटीरियर वालों के थ्रू, या वर्ड टू माउथ, जैसे आपको अजय जैन साहब ने रिकमेंड किया, इस तरीके का आता है वो पूरा। मतलब आपको तसल्ली से काम करने के लिए, हाँ। आपके पास 25-30 साल काम करने के लिए बड़ी तसल्ली है। इतने रेफरेंसेस हैं आपके पास कि, और वैसे भी आप बहुत मिनिमल लिविंग में डील करते हैं जी। जब मौका मिलता है तो आप 7 साल चले जाते हैं, वहाँ पे आराम कर लेते हैं, गांव चले जाते हैं, अपने गांव से जुड़े हुए आप हैं। फर्स्ट जनरेशन आपका ये बिजनेस है, और मैं आपके लिए बस, मेरी अच्छी दुआएं आपके लिए हमेशा यही रहेंगी कि आप जिस तरह से हैं उसी तरह से रहिए, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट होने का, बहुत ज़्यादा एम्बिशन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप वैसे ही करते करते उस मुकाम पे पहुंच ही गए, और आपका ज़्यादातर काम जो इस जगह पे पहुंचा है कि आपने बड़ा काम संतुष्टि से करा है, किसी को भी आपने डिससेटिस्फाइड नहीं करा। एक्चुअली ये सब देखिए, लाइफ का मेरा अपना मानना है, चाहे आप बिलियंस का टर्नओवर करें या मिलियन का या लाखों का, देखिए, या हज़ारों का आप काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल एवरीबडी वांट हैप्पीनेस, तो यही है ना, सब यही अल्टीमेट सबका ये है कि हम खुश हों, हमारे परिवार खुश हो, हमारे सराउंडिंग्स खुश हो, हमारे दोस्त खुश हो, हमारा देश खुश हो, ये है ना, यही तो है, यही है अल्टीमेटली। अब वो किसी, हो सकता है बिलियन करके आप ना करें वो, और 100 रुपये में कर लें, मैक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ये एक एम है, तो वो मेरा मतलब एक लाइफ का मोटो है कि आसपास के लोगों को, जो भी अपने हैं, उनको खुश करना। तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो इसमें आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने लोगों को, अपनी कंपनी के जो खासकर उनकी भी ऊपर, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है कि कोई भी कंपनी से या नहीं, बहुत बड़ी बात है, आपने 20-25 लोगों की हिंदुस्तान में टीम और 30-40 लोगों की आपकी कोर टीम है, जहाँ पे फिर आप लोगों को आगे अनस्किल्ड वालों को लेते हैं बाद में आगे। हाँ, स्किल्ड जो लोग जुड़े हैं उनकी खुशी भी हो, उनको भी ध्यान रखना है। तो ये अगर मतलब अब सबको अपने अपना पता होना चाहिए, वो कहते हैं ना सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो आई नो माय सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो मैं उसमें उसको बेहतर करने की, उनको खुश करने की, उसको हैप्पीनेस, उनके परिवारों को जो भी है सबको करने की कोशिश करता हूँ, दैट्स ऑल। चलिए, आपके अच्छी फ्यूचर की दुआओं के साथ ही आज का एंड अप करते हैं, और कभी भगवान ने चाहा तो करीब 2-3 साल बाद और आपसे मिलके, मैं इस वाले पॉडकास्ट में आपका फ़ोन नंबर, आपकी कंपनी का नाम क्या है? इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है मेरा ताज हाईटेक कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, और दुबई में जो कंपनी है वो है AHTE फ्लोरिंग LLC। ओके। तो मैं आपके इन दोनों के नाम, इनके दोनों की वेबसाइट और आपका फ़ोन नंबर भी इसमें मैं डाल दूंगा। और बहेड़ी से आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है बहेड़ी किस तरह की छोटी जगह है। बहेड़ी से आके इस इंटरनेशनल लेवल का काम करना, और अभी तो आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते, हिंदुस्तान में भी आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत नीश क्लाइंटेज जिसे हम बोलते हैं, उस क्लाइंटेज में आप काम कर रहे हैं, लोग सालों साल आपसे काम करवा रहे हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए गेस्ट के साथ में जिसको कोई जानता ना हो
और यही हमारे इस चैनल का माध्यम से इंडस्ट्री से रिलेटेड और या फिर जो नए तरह की जो इंडस्ट्री आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो फिल्म वाले लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे कोर इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे माइनिंग के लोग हैं, इन सबको बताना जिनके बारे में अभी तक किसी ने ज़्यादा बताया नहीं है। नमस्कार।